दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे शांति निकेतन एकेडमी में। तो आज जो हम सोचे कि नाउन जो एक डिटेल्स में हम एक एक करके पढ़ाने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है आपका प्रोनाउन है। तो नाउन को मैंने नाउन का नंबर, नाउन का जेंडर, नाउन का केस, है ना, वर्ड फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत वर्ड मीनिंग को कैसे चेंज करे, नाउन से एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, है ना, वर्ब में कैसे उसको चेंज करे, वो रूल आपको मैं बताऊंगा ही। कुछ कुछ बाकी है और बहुत सारा कुछ मैंने उसमें पढ़ा दिया है। अब हम बात करते हैं आज कि एक छोटे से क्लिप वाले वीडियो में कैसे हम प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को, इंटरजेक्शन, जितना भी है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक या कोई भी टॉपिक है, उसको हम कैसे मतलब से बहुत कम समय में समझ सकते हैं। पूरा चैप्टर को रौंद करके बताया जा सकता है। और उसके बाद अगर आपको एक्सरसाइज बताया जाए तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो हम आज प्रोनाउन के बारे में कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा आप। एक्चुअल में प्रोनाउन का ट्रिक्स हो भी सकता है कि नहीं, एक्चुअल में होगा तो क्या होगा, है ना। तो हम सबसे पहले प्रोनाउन की बात करते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, है ना। यानी कि जैसे प्रोनाउन के रूप में हम बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन का आई, वी हो गया, सेकंड पर्सन का यू, और थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, दे हो गया। थर्ड पर्सन के लिए अब जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन नहीं, नाउन नहीं होता। अब जैसे देखिए, हमने बोला कि नाउन के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। अब यहाँ पर कोई मेरे से पूछेगा कि क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है, ये आई और वी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो गया, और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही जैसा दिखता है। तो कहने का मतलब इसका कोई प्रोनाउन होता है, क्या बोलते हैं, नाउन होता है क्या? तो नहीं, इसे क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल प्रोनाउन बोला जाता है। यूनिवर्सल प्रोनाउन बोला जाता है। तो यूनिवर्सल प्रोनाउन का मतलब समझिए जिसका कोई नाउन नहीं होता। अब हम आगे बात करते कि हमें एक एक करके आपको इसका टॉपिक पढ़ा देना, जितने भी काइंड्स है उसके आधार पर जो जो सब मीनिंग आता है वो आपको बताना है, ताकि आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला हम समझते हैं, हमारा जो पहला काइंड्स होता है वो क्या होता है, समझेंगे। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या होगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अब इसके अंतर्गत क्या क्या सब हमें मिल जाएगा, है ना। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में तो हम जानते हैं कि आप इस तरह से आप उसको समझ सकते। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, ये हो गया आई और ये हो गया वी। सेकंड पर्सन यू हो गया और इसमें भी यू ही हो गया। और थर्ड पर्सन है, इसमें आपको आ जाएगा ही, सी और इट, और इसमें आ जाएगा दे। ये हो गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को पर्सनल प्रोनाउन में रखते, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में रखते। इसी का दूसरा काइंड्स जो है उसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाजनवाचक, विभाजनवाचक सर्वनाम, विभाजनवाचक सर्वनाम। अब इसके अंतर्गत क्या क्या वर्ड मीनिंग आएगा हमें ये भी जानकारी में रहनी चाहिए। तो हो जाएगा इसमें इच, एवरी, आइदर, नाइदर। इच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये जो आपको चार वर्ड मीनिंग दिख रहा है ये समझिए। इच का मतलब होता है एक, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर का भी मतलब होता है दो में से एक, और नाइदर का भी मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग सिंगुलर फॉर्म में, एक बार मैं फिर से बता रहा, केवल नॉन और प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। क्या? केवल नॉन और प्रोनाउन के अलावा दूसरा है ही नहीं चैप्टर जिसका सिंगुलर प्लूरल बनता हो। केवल नॉन और प्रोनाउन का ही क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल बनता है। ये ध्यान रखेंगे आप। अब जैसे देख लीजिए, हम बात कर रहे नॉन और प्रोनाउन की बात कर रहे थे ना। यहां पर देख लीजिए, यहां पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसके साथ जो है हमेशा सिंगुलर इसका बोध होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे। ये हो क्या हो गया? विभाजनवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर हमारा क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में क्या क्या सब आ जाएगा सो देख लीजिए। इसमें आ जाएगा हु, उसके बाद में है व्हिच, उसके बाद में है whom, उसके बाद में हुज, और उसके बाद में है दैट। अब इसका प्रयोग अगर हम बताने लगे, है ना, तो थोड़ा सा कहने वाली बात होगी कि एक्चुअल में अब जैसे हम एक एक करके अगर लिखा दिया तब हम उसका प्रयोग बता दें तो कितना अच्छा होगा। अब जैसे कोई हमको ये कह देगा कि हु का मतलब होता है कौन, हुज का मतलब होता है कौन या किस, है ना, हुम का मतलब होता है किसको किनको, हुज का मतलब होता है किसका किसकी, और दैट का मतलब होता है दिस दैट के अकॉर्डिंग वह हो जाएगा। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा बात समझिए, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हु का मतलब हमने दो कंडीशन बताया है, एक कौन भी होता है और एक जो भी होता है ना। लेकिन तो हमने जब वो व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर बेसिक पढ़ाते समय और उसके बाद में 10 सिंपल सेंटेंस पढ़ा करके डब्ल्यूएच क्वेश्चन का पूरा प्रयोग बताते हैं, तो वहां पर हम एक बात की चर्चा करते हैं, क्या कि डब्ल्यूएच वर्ड जब स्टार्ट करते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड आपको अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पर जो मतलब इसका आ गया तो कैसे आएगा। तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं, है ना, वैसे सबका एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन समझिए हम इसके डिटेल्स में जरूर निकलेंगे, क्योंकि केवल हमको वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए निकल जाना है। बात समझिए, जैसे यहां पर कहता है तो इसका हो जाएगा दिस इज द मैन, या वही आदमी है हु इज टीचिंग इंग्लिश, जो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब देख लीजिए, यह वही आदमी है जो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। आ गया ना, कौन जो, तो दो मतलब होता है।
हर जगह आप हु का प्रयोग या WH वर्ड का प्रयोग करके केवल यही मतलब नहीं निकालेंगे कि इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं। इसीलिए हम लोगों को पूरा पूरा मालूम नहीं होता तो हम गलती कर जाते हैं। और BPSC स्टेट कोई ये जो एग्ज़ाम होता है, चाहे CGL हो गया SSC का या CHSL हो गया, तो कहने का मतलब ये जो एग्ज़ाम सब है उसमें आपको सिंपल नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसीलिए इन चीज़ों को समझिए। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम हु, अब यहाँ देखिए रिलेट किया गया है कि नहीं, दिस इज द मैन, या वही आदमी है हु इज टीचिंग इंग्लिश, जो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में इंगित कर रहा है कि यह वही आदमी है जो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। which है, इसमें भी हमने बताया था कि जैसे अब हु का प्रयोग हमने बताया कि केवल व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्ति के लिए किया जाता है। लेकिन which का प्रयोग किसके लिए? तब वस्तु। लेकिन which का कंडीशन है, which का मतलब होता है जिसे, कौन, किस या जिसे होता है। तब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यह वही घर है, दिस इज द हाउस which I have built, यह वही घर है जिसे मैं बना चुका हूं। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हो गया, WH वर्ड नहीं है ये हो गया प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो हमें समझ में आना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है ये क्या है, तो WH क्वेश्चन में भी आ गया तो इंट्रोगेटिव कह देंगे। और फिर अगर मान लीजिए कि यही प्रयोग हुआ है, आप सेंटेंस में बना करके दे देगा तो आप तो सीधे सीधे चकरा जाएंगे। लेकिन दोनों प्रयोग समझेंगे। ये इतना डिटेल्स में एक एक चीज एक्सप्लेन करके इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप समझे इस बात को कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं ढेर सा। आगे बात करते हैं। होम है, हुज है या दैट है। चलिए होम हुज तो हो गया, हु का होम हो गया, और हुज हो, इसका सेंटेंस भी उसी तरह से बनेगा। लेकिन हम थोड़ा सा इसकी बात कर ले, दैट। अब सोचिए थोड़ा सा, हम एक नरेशन का सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कहता है कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इन्वर्टर कॉमा बंद। अब यहां पर देख लीजिए दो सेंटेंस को क्या करेगा ये, रिलेटिव जब ये है तो संबंध यानी कि जोड़ने का काम करेगा। तो यहां हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग हो गया। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो यहाँ ही हो गया, ये पास में है तो ये भी पास में हो गया, ही वाज टीचिंग इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस ये बन गया हमारा। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग हो गया। तो कहने का मतलब है कि जहां पर जो चीज का प्रयोग हो जाए तब पता चलता है कि एक्चुअल में इसका प्रयोग कैसे होगा। इस तरह से सेंटेंस में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा कंडीशन, रिलेटिव। अगर हम दूसरे वाले को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं या पहले वाले को भी, तो थोड़ा समझिए ईच एवरी। अब जैसे इसमें कोई कंडीशन है नहीं, है ना। अब कहेंगे ईच बॉय हैज अ पेन। ईच बॉय का मतलब क्या, सिंगुलर ही नाउन आएगा उसके साथ, है ना। अब ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे एक दो चीज समझिए, एक दो तरह का एग्जाम्पल हम इसका दे सकते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं चाहिए। सिंगुलर प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, आई वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ही सी इट दिया हुआ है। और इसमें भी हम चाहेंगे कि कुछ आपको एक्स्ट्रा बताया जाए कि पर्सनल प्रोनाउन है तो इसका यूज कैसे हम सीखे, तो समझिए थोड़ा सा। क्योंकि हर सेंटेंस का प्रयोग अगर आपको आएगा तभी जाकर के आप उसको बेहतर से समझ पाएंगे। वैसे बताने के लिए हर चैप्टर में बहुत सारा कुछ है, लेकिन कंडीशन है कि अभी हमने जो शुरू किया है उसको थोड़ा सा समझिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन आई दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि आई राइट अ लेटर, है सिंगुलर में,
टेंस की बातें हैं, कुछ पढ़े होंगे तो जरूर समझेंगे। और वी है तो यहाँ पर भी वी राइट अ लेटर, है ना। फिर यू है तो यू के साथ भी प्लूरल की तरह ही व्यवहार होता है। यू राइट अ लेटर, और अगर कोई प्लूरल में भी रहेगा तब भी वही। ही में है थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ही राइट्स अ लेटर। अब समझिए, तो ये एक एग्रीमेंट होता है एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज किया जाए। तो ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आई है V1 का प्रयोग, वी है V1 का प्रयोग, यू है V1 का, लेकिन जैसे ही सी सिंगुलर नाउन आ गया तो उसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। है सिंगुलर में ये भी, लेकिन एग्रीमेंट इसके साथ क्या है। अब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की बात हम नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन ये बात याद रखें कि किन सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज करना है। हमने व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते समय सारी बेसिक चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से ये बन जाएगा, है ना। फिर दे वाला कंडीशन रहेगा, जैसे कि दे राइट अ लेटर, तो प्लूरल है तो प्लूरल ही कंडीशन में रहेगा। इसके लिए हमने प्रयोग पढ़ाया, ये सब खूब पढ़े हैं आपको आप लोग। अब फिर हम यहाँ पर बताए रहे इच एवरी आइदर नाइदर, इसका प्रयोग भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए। अब जैसे देखिए, चार वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पर दिया है कि इच एवरी आइदर नाइदर, ये चारों का चारों वर्ड मीनिंग किसको एक्सप्रेस करता है? तो सिंगुलर को ही एक्सप्रेस करता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इच एवरी आइदर नाइदर जो दिया हुआ है, अगर हम कहेंगे इच बॉय हैज अ पेन, यानी कि जो भी लड़का है, मतलब हर एक के पास क्या है? कलम है। एवरी एवरी एवरीबडी समबडी नोबडी एनीबडी, ये सब हो सकता है। एवरी बॉय या एवरीबडी हैज अ पेन, तब भी सिंगुलर। अब यहाँ पर आइदर है, इसको ऐसे लिख सकते, आइदर ऑफ यू, इसका मतलब हो गया कि तुम लोगों में से एक। आइदर ऑफ यू हैज अ पेन, यहाँ पर समझने वाली बात है। अब कोई ये देख करके क्या करता है, यहाँ पर हैव दे देता है, यहाँ पर डॉट 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 कर देगा, आगे साल करके एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था। आप बहुत ज्यादा क्या है ना, यहाँ पर समझ लीजिए, कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको दूर से सोचना चाहिए थोड़ा सा। जब तक आप दूर तक नहीं सोचेंगे तब तक आप ये अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन जो है, मैं बीपीएससी की बात क्यों करूं, मैं स्टेट की बात क्यों करूं, मैं सीजीएल की बात क्यों करूं, मैं सबकी बात क्यों न करूं, सबकी बात समझिए आप कि यहाँ पर आइदर ऑफ यू जो लिखा हुआ है, हमें रूल पता है कि प्रीपोजिशन से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाले के हिसाब से वर्ब आता है, और हमें आइदर के हिसाब से सिंगुलर दिख रहा है, इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब दिए। आगे चल करके जो सिंटैक्स चैप्टर आपको पढ़ाएंगे हम, तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा जिक्र ज़रूर करेंगे। वैसे सिंटैक्स हमने कई बार अपने टॉपिक सब में पढ़ाया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इस टाइप का चैप्टर आपको ढेर मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह का हम सेंटेंस बना सकते। तो ईच एवरी आइदर नाइदर का फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का प्रयोग समझ गए। केवल प्रयोग ठीक से आप समझ जाइए, वर्ड मीनिंग का आप समझने लगेंगे। ये भी है कि ईच एवरी आइदर नाइदर इसका मतलब नहीं आ रहा है तो मतलब लिख लीजिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का इसका तो आ ही रहा। फिर हम आगे बात करते, इसका हमने बता ही दिया कि हु व्हिच यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद हमारा अगला पड़ाव क्या है उसकी बात हम करते चौथा नंबर पे। तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन चौथा यानी कि तीसरा नंबर के बाद क्या है? इनडेफिनिट जिसको कहते हैं। इनडेफिनिट, INDEFINITE
FINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, उसको गौर से समझिए क्या क्या वर्ड मीनिंग सब है इसमें। पहला हो गया एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समवन, नो वन। और थिंग वाले इसी में आते हैं, इसका हो जाएगा एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ये 12 वर्ड मीनिंग है। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो प्रोनाउन सर्वनाम में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे केवल या इसके साथ वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर ही वर्ब आएगा, और ये सिंगुलर है। और क्या है इसमें, कुछ और भी है, जैसे नॉरसम हो गया, NORE, नॉर, SOME, सम, नॉरसम। नॉरसम का मतलब भी होता है कुछ नहीं, मेनी मतलब होता है बहुत, ऑल का मतलब होता है सभी, और बोथ का मतलब होता है दोनों, और नो वन तो लिखा ही चुके हम। तो कहने का मतलब ये सारा वर्ड मीनिंग आता है किसके अंतर्गत? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है जैसे समझ लीजिए अनिश्चित, है ना। अब जैसे एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, समबडी कुछ व्यक्ति या कोई व्यक्ति, एनीबडी कोई व्यक्ति, नोबडी मतलब कोई भी नहीं। ये सारे वर्ड मीनिंग जो हो गया इंडेफिनिट। मेनी का मतलब होता है बहुत, ऑल का मतलब होता है सभी, बोथ का मतलब होता है दोनों, लेकिन कौन दोनों ये नहीं पता, है ना। तो इस सब का प्रयोग सीधे सीधे ऐसे ही समझेंगे, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है के साथ सिंगुलर वर्ब लगते, लेकिन यहाँ पर देखिए नथिंग, नॉरसम हम लिखे, है ना। यहाँ पर समझिए मेनी का मतलब बहुत होता है, ये पुलर कंडीशन में। ऑल का मतलब होता है सभी, और बोथ का मतलब होता है दोनों। अब जैसे देखिए मेनी के साथ अगर काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो सिंगुलर। मेनी के साथ तो काउंटेबल नाउन आएगा ही नहीं, मच के साथ आता है। ऑल है, ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लूरल हो जाएगा, अगर अनकाउंटेबल आ जाए जैसे कहेगा ऑल मिल्क इज डर्टी, तो ऑल मिल्क का मतलब क्या, अनकाउंटेबल जब ये है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। उसके बाद में बोथ, बोथ के साथ कोई ना कोई प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी ये सर जितने वर्ड मीनिंग है, चाहे एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, है ना, एनीवन नहीं है, एनीवन, और एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब जितना भी वर्ड मीनिंग है ये सब जो है सिंगुलर को एक्सप्रेस करता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे बात करते, जो हमारा 5वां नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या सब है सो देखिए। जब ये प्रश्नवाचक की बात होगी तो WH क्वेश्चन वाला कंडीशन हो गया, हो जाएगा, WHICH विच हो जाएगा, फिर व्हाट है, उसके बाद में होम है, उसके बाद में हुज है, WHOS। ये वर्ड मीनिंग सब जो है WH क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और इसमें आप ज़्यादा नहीं, सीधे सीधे समझेंगे। अब जैसे किसी को कहेंगे कि हु आर यू, हु आर यू है प्रोनाउन ही, लेकिन इंट्रोगेटिव का कंडीशन आ गया ये। और इसी में अभी अभी हम बताए थे कि दिस इज द मैन हु इज प्लेइंग क्रिकेट, यह वही आदमी है जो क्रिकेट खेल रहा है। ये इंट्रोगेटिव नहीं हुआ क्योंकि इसके वाक्य में अंत में क्या है, फुल स्टॉप दिया हुआ है। इसके वाक्य अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। दोनों का प्रयोग समझ लीजिए, बहुत आसान है दोनों को समझना। तो ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो इस तरह से समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव है, और उसमें नहीं है ना, तो सीधे सीधे समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इस तरह से हमारे पास 5वां नंबर का ये हो गया। उसके बाद है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMONSTR 6ठा नंबर में। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इस तरह से। अब निश्चयवाचक में क्या सब आ जाएगा, निश्चय में आ जाएगा दिस, दैट, दिस का हो जाएगा दीज, THOSE दोज, दिस दैट दीज दोज। इस तरह से हम इसको ढूंढ लेंगे। आगे हम बात करते कि दिस दैट का प्रयोग बताने में हमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सीधे सीधे समझे। दिस दैट का प्रयोग की बात करते हैं जैसे कि हम किसी चीज को इंगित करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज अ पेन कहते, यह एक कलम है, दैट इज अ पेन। तो ऐसे समझिए, नजदीक की वस्तु को बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते और दूर की वस्तु को बताने के लिए दैट का प्रयोग करते। ये याद रख लेना है इस तरह में, बस दिस दैट का प्रयोग हो गया, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं अगला, डिमोन्स्ट्रेटिव के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टेबल ऑफ केस पढ़ाते समय भी पढ़ते हैं, है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे आप याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या आ जाएगा इसमें, निजवाचक सर्वनाम में, तो इसमें आ जाएगा जैसे आई का क्या हो जाता है, माई सेल्फ, वी का क्या हो जाता है, आवर सेल्व्स, यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, और फिर यू का पुलरल वाला कंडीशन में तो हो जाएगा योर, SELVES, योर सेल्व्स। और ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, और सी का हो जाएगा हर सेल्फ, और इट का हो जाएगा इट सेल्फ,
और दे का हो जाएगा देम सेल्व्स। इस तरह से ये हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला वर्ड मीनिंग। तो आई का माई सेल्फ हो जाता है, वी का आवर सेल्फ हो जाता है, यू का योर सेल्फ हो जाता है। यानी कि ध्यान रखेंगे कि इसी में जो है सिंगुलर प्लूरल दिखता है, यानी कि यू का जो है ना हर जगह सिंगुलर प्लूरल देखिएगा तो एक जैसा दिखेगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आकर के आपको दिखेगा अलग अलग। क्योंकि हमने पढ़ा है नाउन में कि एफी को VS में बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, इसीलिए एफ को हटा करके क्या कर दिया है VS में बदल करके प्लूरल बना दिया। तो क्या हो गया सेल्फ हो गया, है ना। तो यहाँ आई का माई सेल्फ हो गया, वी का आवर सेल्फ हो गया, यू का योर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। तो इस तरह से तो ये हो गया। इसका प्रयोग थोड़ा सा सीख लीजिए, प्रयोग भी आना बहुत जरूरी है कि अगर आपको इसका प्रयोग नहीं आ रहा फिर तो दिक्कत है। प्रयोग तो टेबल मतलब से जो है ना, वैसे तो हम टेबल ऑफ केस में पूरा का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से बताए, लेकिन समझिए इसमें अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं तो किस तरह से, जैसे लिखते हैं आई कमा माई सेल्फ एम टीचिंग इंग्लिश। कोई हमें कहेगा कि हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब दिए कि इसके अकॉर्डिंग, हमेशा याद रखिएगा पहला कॉमा जो लगा हो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब यहां पर देते हैं। तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके ठीक बगल में आता है। तो ये हो गया। और एक आता है, ये हो गया आई कमा माई सेल्फ एम टीचिंग इंग्लिश, मैं स्वयं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। और इसी में आएगा एक दूसरा तरह से आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहां पर कॉमा दे करके माई सेल्फ, ये भी हो जाएगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं स्वयं। तो इस तरह से दोनों तरह से सेंटेंस आप इसका बना सकते, समझ जाइए, है ना। एक एम्फैटिक हो जाएगा और एक रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आगे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन भी आप खूब पढ़े हैं, टेबल ऑफ केस में सब पढ़ाया गया है। पॉजेसिव पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाते हैं। 7वां नंबर हो चुका है और ये 8वां नंबर है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध वाचक सर्वनाम। इसको हम बहुत अच्छा से टेबल ऑफ केस के अंतर्गत एक एक करके एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं, लेकिन समझिए पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या सब होता है। जैसे आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आई मी माई माइन होता है। आई का क्या हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, एम आई एन ई माइन हो जाएगा। उसके बाद वी का आवर्स, ओ यू आर एस, वी अस आवर आवर्स, ये आवर्स क्या हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद में यू, यू का क्या हो जाएगा योर्स हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिज। सी का क्या हो जाएगा हर्ष। और इट का क्या हो जाएगा, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ भी नहीं होता, है ना। रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन में कुछ भी नहीं होता। और दे का हो जाता है दियर्स। ये हो गया हमारा
इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब आपको दिख रहा है इसमें। अब कंडीशन समझिए, जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं कि दिस पेन इज माइन, प्रयोग समझिए, दिस पेन इज माइन, यह मेरी कलम है। और यहीं पर इसको लिख सकते हैं माइन इज दिस पेन, मेरी यह कलम है, यह कलम मेरी है। इस तरह से दोनों तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग वाक्य अंत में और वाक्य शुरू में दोनों जगह करते हैं। लेकिन ये किन चीजों को एक्सप्रेस करता है? ये किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार बताने की बात करता है। इतना बात ध्यान में रखेंगे, ये सब जो है इसके अंतर्गत है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत है। आगे हम बात करते पॉजिटिव प्रोनाउन के आगे अगला क्या है, तो आप है री की पैरोकल प्रोनाउन। अब इसमें क्या है देख लीजिए, री की पैरोकल, RECI पैरोकल प्रोनाउन। री की पैरोकल सर्वनाम, इसका नाम ही ऐसे ही सर्वनाम। अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग की बात है। अब जैसे देखिए, एच अदर, वन अनदर, है ना। यहाँ इच अदर वन अनदर का ये प्रयोग जो है री की पैरोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि मोहन, सुरेश एंड राकेश, मोहन, सुरेश एंड राकेश लव वन अनदर। इस तरह से सेंटेंस बनता है। इस तरह से हम समझ जाएंगे, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो मोहन, सुरेश एंड राकेश लव वन अनदर। अब यहाँ 231 123 का भी फॉर्मूला आ जाएगा। अब जैसे कि हम बात करते प्रोनाउन में भी इनका खूब प्रयोग है ना। तो कहने का मतलब ये समझ गए, इसके अंतर्गत एक दो चीज और समझिए। जैसे हमको कांटा, कांटा के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में हमें पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना है। अब क्या है कांटा, सो समझिए, क्योंकि प्रोनाउन का जितना भी कंडीशन था उसको हमने इस वर्ड मीनिंग के माध्यम से 9 काइंड्स होते हैं इसके खत्म कर दिए, है ना। और 2-4 मिनट का समय इसमें दीजिए, कांटा आपको समझ जाएगा, मत जाइएगा कि 231 123 का फॉर्मूला में क्या सब आता है और क्या सब हमको याद रखना पड़ता है ना। तभी बात करते हैं। जैसे कांटा के अंतर्गत एक होता है 231, इसको हम बोलते सही कार्य यानी कि लीगल वर्क, और यहां पर 123 दिख रहा, इसको हम कहेंगे गलत या नेगेटिव कार्य।
मतलब सेंटेंस नेगेटिव में भी रहेगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यानी कि एक से अधिक अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हम उसको रखेंगे कैसे पूरे ग्रामर में, उसकी बात हो गई। होल ग्रामर में ये आपको काम आएगा, याद रखिए। अगर तीन तीन सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लीगल वाला में यू कॉमा थर्ड पर्सन का ही सी इट सिंगुलर नाउन और एंड जोड़ करके फर्स्ट पर्सन का आई। तो ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये एक हो गया, तो 231 हो गया। ठीक इस पार आ जाइए, इस ओर है 123। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है, इसमें है सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो हम उसको कैसे रखेंगे सेंटेंस में, अगर एक से अधिक व्यक्ति यानी कि दो से अधिक तीन से अधिक जितना भी रहे। अब जैसे देखिए, तो फर्स्ट पर्सन पहला हम जानते हैं आई हो गया, कॉमा सेकंड पर्सन यू हो गया और एंड दे करके थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही सी इट सिंगुलर नाउन में से कोई भी। तो ये 1 2 3, यानी कि आपको इस तरह से होल ग्रामर में एक ही फॉर्मूला है, उसको याद रखिए, है ना। कभी भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है बड़े बड़े एग्जामिनेशन। फिर हम आगे बात करते हैं, अगर दो रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसे याद रखिए असेंडिंग ऑर्डर, है ना। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में। अब जैसे बढ़ते क्रम में दो दो कैसे लिखेंगे, या तो हम 23 लिख सकते, या तो हम 31 लिख सकते, या तो हम 21 लिख सकते। इसके अलावा जो आप चाहिएगा कि हम कुछ और लिखे, आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी लिखना चाहिएगा तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा, इसीलिए ध्यान रहे, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या सब हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू एंड थर्ड पर्सन का कुछ भी लिख सकते, तो 2 और 3 23 हो गया। इसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन का ही एंड दे करके क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का आई, तो ये 3 और 1 31 हो गया। और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यू एंड फर्स्ट पर्सन का आई है, तो ये 2 1 21 हो गया। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ केस के अंतर्गत कांटा में इस तरह से लिख लेंगे। फिर देखिए इधर 123 में भी वही बातें हैं, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में आप इस तरह से लिख लेंगे। नंबर का कोई कंडीशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम आपको पढ़ा नहीं रहे, समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, या तो हम 12 लिख सकते, या तो हम 23 लिख सकते, या तो 13 लिख सकते। इसके अलावा जो कुछ लिखना चाहिएगा आप, वो आप नहीं लिख पाइएगा, है ना। अब जैसे देखिए इसके अकॉर्डिंग आई एंड क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो 1 2 12 हो गया। इसके अकॉर्डिंग यू एंड ही है, तो 2 3 23। और इसके अकॉर्डिंग तो आई एंड थर्ड पर्सन का ही सीट, 1 3 13। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सही कार्य और गलत कार्य, जैसे कि कहेंगे कि मैं तुम कॉलेज जा रहे हैं, तो दो आदमी कॉलेज जा रहे हैं, मैं और तुम कॉलेज जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं कोई कंडीशन नहीं है। और एक एक सब्जेक्ट के लिए तो हम हर जगह रूल लिखाते ही हैं, टेंस में जाइएगा कहीं पर भी, है ना, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है वो हम लिखाते ही हैं एक एक करके। ये हो गया, इसको नाम क्या दिया गया है, काटा, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने ये पढ़ाया था और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि काटा के अंतर्गत बहुत सारी प्रयोग है जो आपको काम आएगा, ठीक। फिर हम आगे, ये काटा के अंतर्गत ये सारा प्रयोग हो गया, है ना। सेंटेंस आप इससे रिलेटेड बना सकते हैं कि मैं तुम और वह कॉलेज जा रहे हैं, है ना। जैसे समझिए थोड़ा सा कहेंगे मैं तुम और वह कॉलेज जा रहे हैं, हिंदी में कैसे भी रहे, हिंदी में कैसे भी रहे, इंग्लिश में होगा, कॉलेज जाना कोई इलीगल गलत काम है नहीं, हो जाएगा यू ही एंड आई, मैं तुम्हारा कॉलेज जा रहे हैं, आर गोइंग टू कॉलेज। लेकिन यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में रहे, मैं तुम और वह कॉलेज जा रहे हैं,
तो इसी को कैसे लिखेंगे? आई, यू एंड ही, यानी कि मैं, तुम और वह कॉलेज नहीं जा रहे, नेगेटिव में रहे तो क्या हो जाएगा? आर नॉट गोइंग टू कॉलेज। अब समझिए अंतर हो गया ना, इतना ही का अंतर करके दे देगा आपको, तो आप समझ जाइएगा कि आपसे अगर ढंग से इसको समझा नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। 231 से 123 का ये फॉर्मूला है, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो प्रोनाउन का ये चैप्टर जो है खत्म होता है। इस तरह से अगर आपको थोड़ा सा भी मदद मिलता हो इन चैप्टर से, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंचे। और जो बच्चे नहीं दरभंगा आ सकते या जिन्हें नहीं यहाँ तक, मान लीजिए कि या पैड बैच हम चला रहे अपने ऐप पे, तो वहाँ से ज़्यादा नहीं है, एक साल का केवल 499 है, यानी कि 500 रुपया समझिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे साल भर का ये फी रखा है। इसमें आपको टोटल ग्रामेटिकल, लिटरेचर सारा कुछ, प्लस में 11th-12th वाले के लिए सुनहरा मौका कि हम उसे हिंदी भी पढ़ाएंगे उसी में। तो कहने का मतलब ये सारा चीज़ आपको मात्र 500 में मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल वे में, सस्ता कहिए, है ना। तो विदा लेते हैं हम इस चैप्टर से। अगला जो होगा इस पर अगर प्रोनाउन का क्वेश्चन करके हम लाएंगे, जिसमें केवल क्वेश्चन की बात होगी। अभी फिलहाल हम सब चैप्टर के, जैसे नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, व्यवहार, प्रीपोजिशन, कंडीशन, ट्रांजैक्शन, सारे चैप्टर को इसी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको इसका यूजेज ढंग से आवे, है ना। थैंक यू।